हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम नाम का जो इंडिकेटर है वो कितने काम का है। वो हमारे स्टॉक मार्केट के कैरियर में, हमारे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में या स्टॉक्स की मूवमेंट को पकड़ने में कितना फायदेमंद होता है। मेरे अकॉर्डिंगली वॉल्यूम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। प्राइस एनालिसिस करते समय, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करते समय वॉल्यूम देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों है, आज इस टॉपिक पे भी डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 6 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर क्या बदलाव आया एज पर डिमांड एंड सप्लाई। आइए वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। आज दोस्तों मुझे एक फ़ोन आया। ये क्वेश्चन जो सज्जन ने मेरे से पूछा, पहले भी बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल किया है, तो मैंने सोचा कि ये सवाल आप लोगों के मन में भी शायद होगा, तो आज इस टॉपिक को अपने वीडियो में ज़रूर उठाते हैं। और वो टॉपिक ये है दोस्तों कि आप सभी लोग बहुत सोचते होंगे कि मैं वॉल्यूम देखने के लिए भी मना करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि प्राइस एनालिसिस करने के लिए, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए वॉल्यूम नाम की चिड़िया को देखने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। प्राइस एनालिसिस करने के लिए, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वॉल्यूम नाम की इंडिकेटर को भी नहीं देखना है। दूर दूर तक वॉल्यूम नाम की किसी भी प्रकार की चीज़ों का प्राइस एनालिसिस से, प्राइस एक्शन से, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करने से कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर सभी तरीके के डाटा आ गए। इसके अंदर सभी तरीके के, आजकल मैं सुनता हूँ ऑर्डर बुक लोग देखते हैं या और इस तरीके की आलतू फालतू चीज़ें देखते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि मेरे अनुसार वॉल्यूम नाम का इंडिकेटर एकदम फजूल का इंडिकेटर है, यूजलेस इंडिकेटर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है, अब इस बात पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? आप गूगल पे सर्च करें कि व्हाट इज़ वॉल्यूम इन स्टॉक मार्केट, वो आपको एक पैरामीटर देगा कि किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर समय में कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय और सेल किए गए। अब इसको थोड़ा सा आगे जाने से पहले एक जो बेसिक पैरामीटर है हमें वो समझना है, और मुझे ज़रूरत नहीं है वो बार बार समझाने की। आप सब लोग बहुत समझदार हैं, वो जानते होंगे कि क्या, कि अगर किसी ने 500 शेयर बेचे तो किसी ने खरीदे तभी वो 500 शेयर बिके, और अगर किसी ने 1000 शेयर खरीदे तो वो किसी ने बेचे तभी वो उस सज्जन को मिले जो खरीदना चाहते थे 1000 शेयर। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम इस 1000 शेयर्स खरीदे गए, 1000 शेयर्स बेचे गए, 2000 का वॉल्यूम हो गया। अब इससे आप क्या पता लगाएंगे कि भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? जबकि टेक्निकल के अंदर ये सिखाया जाता है कि अगर प्राइस ऊपर गया है और वहां पर वॉल्यूम है तो अच्छा है। अरे भाई, पहले तो वॉल्यूम क्रिएट हुआ, उसके बाद ही तो प्राइस ऊपर गया, या पहले प्राइस ऊपर चला गया और फिर वॉल्यूम क्रिएट हुआ? तो थ्योरी अपने आप में उल्टी गलत है। नंबर दो, कि अगर इस थ्योरी को सही भी मान लें कि वॉल्यूम इकट्ठा हुआ, किसी ने 100 शेयर खरीदे, किसी ने बेचे, वॉल्यूम 200 हो गया और प्राइस इसके कारण ऊपर चला गया, तो क्या हमेशा ऐसा होगा कि अब प्राइस ऊपर ही रहेगा? अगेन आंसर इज नो। तो ऐसा वॉल्यूम, ऐसा इंडिकेटर किस काम का? फजूल का इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर का कोई मतलब नहीं है। एक तो वही बात हुई कि टोटल चीजें कितनी बेची गई उसके अनुसार आप प्राइस की प्रेडिक्शन फिर से कर रहे हो कि अब प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और प्राइस एनालिसिस करने के लिए प्रेडिक्शन करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये मैं हमेशा बोलता हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम नाम की कोई चिड़िया नहीं है। वॉल्यूम नाम का इंडिकेटर फजूल का इंडिकेटर है। ये हमें कुछ भी नहीं बताता है, उल्टा कंफ्यूज करता है। नंबर दो, इसी को अगर आगे बढ़ करके हम देखें तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 100 शेयर खरीदे गए या 100 शेयर बेचे गए। इंपॉर्टेंट ये है कि वो 100 शेयर एक आदमी ने बेचे या 100 आदमियों ने बेचे, और 100 शेयर जो उसके अगेंस्ट में खरीदे गए वो एक ही आदमी ने खरीदे या 100 लोगों ने खरीदे। अगर जो मैंने ये बोला आप इसकी डेप्थ को समझ जाएं तो अपने आप में आप एक जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पे पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 100 शेयर किसी ने खरीदे। अब वो खरीदने वाले 100 हाथ थे, एक एक शेयर सबने खरीदा, या एक हाथ ने 100 शेयर खरीदे। और जब ये 100 शेयर खरीदे गए तो सामने से कोई 100 शेयर बेच रहा था। वो 100 शेयर बेचने वाला एक ही आदमी था या 100 शेयर बेचने वाले 100 हाथ थे? तो ये अपने आप में जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये असल चीज है। अब इस चीज को बहुत से लोग ओपन इंटरेस्ट के साथ जोड़ देंगे। जी नहीं, ओपन इंटरेस्ट की मैं यहां पर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं। ओपन इंटरेस्ट तो दूसरे नंबर का फालतू का इंडिकेटर है। वो कैसे, मैं कल की वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वो जानने के लिए, मुझे पिंग करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप ओपन इंटरेस्ट की सच्चाई जानना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ओपन इंटरेस्ट भी
इसी तरीके से कुछ कैलकुलेट करता है, लेकिन असल चीज वो भी भूल जाता है, इसीलिए वो भी फालतू का इंडिकेटर है। खैर, हम यहां पर वॉल्यूम की बात कर रहे थे। अगर ओपन इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं कल आपको बताऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट भी क्यों बेकार का डाटा है, क्यों बेकार की चीज है। अभी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम नाम का इंडिकेटर मेरी नज़र में प्राइस एनालिसिस करने के लिए, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई बुक ऑर्डर नहीं देखना, कोई ऑर्डर बुक नहीं देखनी है, कोई इस तरीके के आलतू फालतू चीज़ों को नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, मैंने रीज़न बता दिया। वॉल्यूम नाम का कुछ नहीं होता है इस बाजार में, सिर्फ वो ट्रेडेड क्वांटिटीज हैं कि इतनी क्वांटिटी के अंदर आज कारोबार हुआ। अब इससे आप क्या पता लगाओगे कि भाव ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? तो यही एक वजह है कि प्राइस एनालिसिस करने के लिए वॉल्यूम नाम का इंडिकेटर बिल्कुल फजूल का है। मेरी नज़र में वॉल्यूम नाम की इस बाजार में कोई चीज़ नहीं होती है, इसको भूल जाइए, ये बिल्कुल बेकार का इंस्ट्रूमेंट है। और प्राइस एनालिसिस करने के लिए, प्राइस बिहेवियर को पढ़ने के लिए, प्राइस एक्शन को देखने के लिए, डिमांड सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या शॉर्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वॉल्यूम नाम के किसी इंडिकेटर की कोई जगह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइस एनालिसिस करने के लिए, प्राइस बिहेवियर को पढ़ने के लिए किसी भी तरीके के इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, डाटा या दूसरी अटरम बटरम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बार चार्ट को देखना होता है और बार चार्ट हमें क्लियरली बताता है चलते हुए बाजार में कि भाव के अंदर क्या हो रहा है। डिमांड क्रिएट हो रही है या सप्लाई क्रिएट हो रही है या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या अनवाइंडिंग हो रही है। और इन सबको देखने के लिए किसी भी तरीके के वॉल्यूम की या आलतू फालतू चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों के मन में ये सवाल है कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम काम का होता है या वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत बढ़िया है या प्राइस एनालिसिस करने के लिए वॉल्यूम नाम के इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो आज उनका मिथ दूर हो गया होगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइए चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस सेक्शन के अंदर आज क्या नई डेवलपमेंट हुई। तो जैसा कि दोस्तों हम कल की वीडियो में बात करके गए थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है। कल के ट्रेडिंग सेशन में जो भी ये फॉल आया था, उस फॉल के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या शॉर्ट्स का, सप्लाई का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। और प्राइस एक्शन स्टडी ने बड़ा क्लियरली हमें ये कहा था आज 6 फरवरी 2024 के लिए कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और जब कभी भी प्राइस कहीं से यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में दोबारा से एड ऑन्स करने चाहिए। आज 6 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली हमने वही सब कुछ होते हुए देखा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा निचले लेवल पर फिर से एक बार कंसोलिडेट हुई, लेकिन निफ्टी ने एक जंप फिर से प्राइस के अंदर दिखाया और ऊपर बंद होने में कामयाब रही। तो अब अगर सारी बातों को नेटशेल में हम कंक्लूड कर दें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही डिमांड क्रिएट हुई है और प्राइस एक्शन स्टडी कल 7 फरवरी 2024 के लिए बड़ा क्लियरली हमें वही एक ही बात बोलती है कि क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही प्राइस एक्शन के अंदर डिमांड बनी हुई है, तो हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके रखना चाहिए। दोबारा लॉन्ग्स में और एंट्री कब करनी चाहिए? जब कभी भी प्राइस कहीं से यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट डिमांड जोन बैंक निफ्टी के लिए 45,400 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल, 45,400 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल और निफ्टी के लिए 21,720 स्पॉट निफ्टी का लेवल, 21,720 स्पॉट निफ्टी का लेवल। जब तक ये दो लेवल जिंदा हैं या ये लेवल अच्छी खासी सप्लाई के साथ नहीं ब्रेक हो जाते, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके रखना चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में जब कभी भी इस डिमांड की अनवाइंडिंग होगी या कोई फ्रेश सप्लाई पैदा होगी, तो वो दिखेगी चलते हुए बाजार में, हमें वो देखनी आती है। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हाल फिलहाल सप्लाई का या अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स का दूर दूर तक दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स में कोई नामो निशान नहीं है, तो इसलिए शॉर्ट करना तो दूर, सोचना भी नहीं है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है जब तक वो दो लेवल्स जिंदा हैं।
तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 7 फरवरी 2024 के लिए। उम्मीद करता हूं कि वॉल्यूम की स्टोरी आज आपको क्लियर हो गई होगी और प्राइस एक्शन स्टडी का आप लोग हमारे साथ भरपूर आनंद ले रहे होंगे और काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिल रहा होगा। अगर आपको किसी और इंडिकेटर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है या प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी अगली आने वाली वीडियोस में। और अगर ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे लिखें, मैं कल की वीडियो में उस बारे में ज़रूर बात करूंगा। ये टोटल कहानी है आज तक की। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 7 फरवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर क्या नई डेवलपमेंट हुई। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर प्राइस एक्शन से रिलेटेड जो भी चर्चा करें वो आपसे ना छूटे। तो कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।